Good day students, welcome to your chemistry class. In the previous session we are discussing about the Aufbau's electronic configuration. Now today we will discuss some examples of electronic configuration related to Aufbau's rule. Now तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो ये कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7 3p5। तो ये हो गया। आप ये देखिए जहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की नंबर सेम होंगी उनके बीच में आप कॉमा पुट नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच में देखिए कॉमा नहीं लगा हुआ, इन दोनों के बीच नहीं लगा हुआ और इसमें नहीं लगा हुआ। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज़ करके हम पोजीशन भी पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कौन से पीरियड का एलिमेंट है, जो एक्सटर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल को देखेंगे हम, तो उस केस में देखिए क्या एन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। और ग्रुप अगर डिसाइड करना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, ग्रुप डिसाइड करेंगे तो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सम कर दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 5, कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा हुआ है पी सब शेल में। तो ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है तो ये होता है फॉर्मूला 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 प्लस 5, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया 17th ग्रुप। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आसानी से इसको चेक कर पाएंगे। अब देखिए क्या है दूसरा हमारा, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम पहला जैसे मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो अगर आप देखिए इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो पहला हमने लिख दिया, पहले पीरियड वाला लिख दिया, थर्ड पीरियड का बाकी आगे देखते रहिएगा। तो ये हो गया स्कैंडियम 21। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम यहाँ तक देखें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और 18 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, हीलियम, नियॉन और ऑर्गन में। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गन 4s2 3d1। तो इस तरीके से भी हम स्कैंडियम का लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से टाइटेनियम का अगर हमें लिखना हो तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे। तो ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गन में, और 4s2 और 3d2, 18 टू 20 और 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अगर हम क्रोमियम की बात करें 24, तो क्रोमियम हमारा एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम जो है हमारा वो एक्सेप्शन है। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया और ये हो जाएगा 4s1 3d5। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए 4s1 और 3d5, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी का रूल लगेगा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर यहाँ पर हम 4s2 लिखते और 3d4 लिखते तो यहाँ पर क्या होता, पार्शियली फिल्ड हो जाता। तो यहाँ पर दोनों में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर हम 4s1 और 3d5
लिखेंगे। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी तरह से कॉपर भी क्या है, एक्सेप्शनल केस है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d10। तो यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 3d10। तो एक देखिए हाफ फील्ड है और एक क्या है, फुल्ली फील्ड है। तो यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे पार्शियली फील्ड से, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर लिया। तो इस तरीके से आप बाउस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर अब आप देखिए हम आयंस का लिखते हैं, कॉपर प्लस प्लस का अगर हम लोग लिखना चाहें, कॉपर प्लस प्लस का, तो पहले हम कॉपर का लिखेंगे। देखिए क्या होगा कॉपर का, तो ये हो जाएगा ऑर्गन 4s1 3d10। तो अगर आप देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले। तो आउटर मोस्ट शेल ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक ये और एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ऑर्गन 4s0 3d9 ये हो जाएगा 4s0, क्योंकि क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से क्या बन गया, कॉपर प्लस प्लस। ठीक है। तो अगर हम आउटर मोस्ट सब शेल को देखें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाए, 1 2 3 4 और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3d9। तो यहाँ पर अगर देखिए किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और सारे अगर पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया और इस तरीके से इसके आयन के हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से 4s1 सबसे बड़ी शेल यही है, तो इससे निकलेगा, उसके बाद इससे निकलेगा। तो एक इससे निकला और एक इससे निकला, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को ही हम निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा फिनिश हो गया। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे होते तो 1s 2s 3s सॉरी 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, ये पैटर्न चलता था। आगे की बात हम देखते रहेंगे बाद में आबाउ प्रिंसिपल में। तो हम ये कह रहे थे कि क्या करना था, हमें आउटर मोस्ट शेल को बाहर रखना था और इनर शेल को पहले। तो ये फोर्थ शेल है, n की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। तो ये वाली शेल बाहर होगी तो इसको बाद में भरना चाहिए और इसको पहले होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, तो इसके लिए क्या रूल था, n+l रूल था, n+l रूल। तो यानी आबाउ रूल जो है वो n+l रूल से एसोसिएटेड है। तो देखिए क्या होगा n+l रूल। n+l रूल ये कहता है कि जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसे पहले भरा जाएगा और जिस भी ऑर्बिटल के n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसे बाद में हम भरेंगे। तो 4s और 3d के लिए निकालते हैं ज़रा। तो 4 के लिए n+l की वैल्यू, 4+s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरह से 3 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो n+l यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3+2। तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4। तो जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसे हम पहले भरेंगे। तो यहाँ पर n+l की वैल्यू लोअर n+l वैल्यू, तो इसको पहले भरेंगे और हाई n+l वैल्यू इसको बाद में भरेंगे। तो इस तरीके से n+l रूल भी एप्लीकेबल
रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अबाउ रूल जो है वो एक और रूल पर बेस्ड होता है, उसको हम कहते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल। तो देखिए क्या होगा हुन्स रूल के केस में। हुन्स रूल के केस में ये कहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को हम सिंगली फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग ले लें क्लोरीन ले लें या ऑक्सीजन ले लें, 1s2 2s2 और 2p, सॉरी, तो यहाँ पर हमने ले लिया 2p4। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर हम करें आउटर मोस्ट शेल में तो देखिए क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब हम करेंगे तो सिंगली फिल करेंगे, पहले 1 2 3 एंड 4, ये सही पैटर्न। सॉरी। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम एक एक करके फिल करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग फिल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए कि 1 2 3 एंड 4, तो ये गलत पैटर्न होगा। जहाँ तक कि पॉसिबल होता है हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एक एक करके करते हैं। तो इस तरीके से हुन्स रूल भी पूरी तरीके से ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। एक रिवीजन क्लास कंडक्ट करेंगे गूगल मीट पर, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमसे पूछ सकता है लाइव सेशन में भी और कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके भी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।